आप सभी का स्वागत है मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के कॉफ़ी विद सोशलॉजिस्ट कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री BHU जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, वहाँ पे समाजशास्त्र के एक लंबी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद जोशी जी। आज अरविंद जोशी जी से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के कई कार्यक्रमों में आप आए हैं और ये कॉफ़ी विद सोशलॉजी जब कार्यक्रम शुरू हुआ था उसके पहले वक्ता अरविंद जोशी जी थे। अभी इस साल सबसे पहले देश में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और इस सत्र से चालू हो रही है। उसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाजशास्त्र की भूमिका क्या होगी, समाजशास्त्र का स्थान क्या होगा, समाजशास्त्र विद्यार्थी को क्यों लेना चाहिए, समाजशास्त्र की उपादेयता क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने अरविंद जोशी जी को आमंत्रित किया है। और इसी संदर्भ में अरविंद जोशी जी आपके साथ में हैं और वो समाजशास्त्र की क्या उपादेयता है, राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति में छात्र समाजशास्त्र क्यों ले और समाजशास्त्र से उसको आगे व्यावसायिक स्तर पे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो आपको बताएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अरविंद जोशी सर। आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद प्रोफेसर ध्रुव दीक्षित जी। मैं आपका आभारी हूँ और मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी का भी आभारी हूँ कि कई अवसरों पर आपने मुझे आमंत्रित किया है और मैंने अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर किए हैं। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय नीति शिक्षा के संदर्भ में लाई है जो बहुप्रतीक्षित थी और सब हम लोग जानते हैं कि अनेक वर्षों के बाद ये आई है। इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे हम अपने देश के प्रति गौरवान्वित हो रहे हैं। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि जो हमारे देश में जो है शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी जो स्थिति खराब थी और पहले से खराब थी और अब कोई हम लोग कुछ नई चीज़ लाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह अवश्य है कि हम जो कुछ अपना भूल गए थे, जिस चीज़ का हमें नकारात्मक भाव था या जो हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, उसको दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई है और ये शिक्षा नीति स्पष्ट कर रही है। और इस संदर्भ में आपको ये साफ साफ बता दूं कि पूरे विश्व में जो अद्यतन आधुनिक ज्ञान है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, उसका सारा श्रेय भारतीय मनीषियों को जाता है। एक ऐसा कालखंड आया जब हमने अपने ज्ञान को भुला दिया या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अपने ज्ञान को हम संरक्षित नहीं रख सके और यह ज्ञान जिस भाषा में था उस भाषा को हम भूल गए। पश्चिम के लोगों ने हमारे जो धर्म ग्रंथ थे या हमारे जो साहित्य थे, जो भारतीय मनीषियों के द्वारा लिखे गए थे, जो भारतीय मनीषियों ने ज्ञान पैदा किया था, उन सारे ज्ञान के स्रोतों का पता लगाया और आधुनिक जो कुछ भी वैज्ञानिक अन्वेषण हुआ उसमें उसका उपयोग उन्होंने किया और उसका सारा का सारा श्रेय लेने की कोशिश की। आप प्रारंभ से देख लें, विज्ञान का प्रारंभ जो है उससे देख लें, चाहे वो गणित हो, वो वैदिक गणित हो, चाहे वो शून्य की खोज हो, चाहे वो परमाणु की बात हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप देखें, आप सुश्रुत को देख लीजिए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए। जिस समय अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं आई थी उस समय हमारे देश के उन चिकित्सा मनीषियों ने यह बता दिया कि किस प्रकार से भ्रूण में शिशु का विकास होता है और 9 महीने का पूरा शिशु के जो विकास के चित्र को प्रस्तुत कर दिया। कैसे शल्य क्रिया होती है, उस शल्य क्रिया को उन्होंने संपादित करके बताया। तो जीवन में जितना भी हम कुछ देखते हैं वो सारा का सारा हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से रखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमको गलत ज्ञान प्राप्त है। बहुत सारा श्रेय हम पश्चिम के विचारकों विद्वानों को देते हैं या पश्चिम के यात्री जो वृत्तांत हैं उन यात्री वृत्तांत लिखने वालों को देते हैं कि वास्को डी गामा की खोज किसने की। हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को लेकर चलते हैं, जबकि उससे पहले हमारे देश के मनीषी ने उस सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया गया था कि ऊपर फेंकी हुई कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। तो महर्षि कर्णार्थ को यदि आप पढ़ लें उससे आपको यह सब मालूम चल जाएगा। एक पश्चिम का कभी कभी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और बहुत सारे व्याख्यान भी होते हैं। मुकुल कानिटकर जी इसको बहुत स्पष्ट कर देते हैं। हम लोग के साथ कई बार इस तरह के व्याख्यान आयोजित हुए हैं उनके। उन्होंने साफ साफ बता दिया
कि उस समय किस प्रकार से गुजराती ब्राह्मण, गुजराती व्यापारी जो है अपने माल को लेके गया था पश्चिम में बेचने और अपने जहाज से लौट रहा था, रास्ते में उसको वास्को डी गामा मिल गया। उसका जहाज एक विशेष प्रकार का था, वो उसमें उसका उदाहरण वास्को डी गामा देता है कि किस प्रकार का अति उन्नत और विकसित तकनीक से युक्त उस गुजराती ब्राह्मण का, गुजराती व्यापारी का जहाज था, और वो ही उसको भारत दिखाता है। तो भारत के जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करता, उस क्षेत्र में ये हम लोग मान लेते, भ्रमवश मान लेते, या जो गलत लिखा उसके कारण मान लेते कि वो हमारे देश में प्रविष्ट हुआ। हम बहुत सारे लोगों को दोषारोपित भी करते हैं। मैकाले को हम दोष देते हैं, मैकाले से ज्यादा दोष अपने देश के कुछ लोग, जिनको हम लोग बहुत प्रसिद्धि प्रदान करते हैं या बहुत उनको, उनका नाम लेकर गौरवान्वित होने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने उसका नाश किया। उन्होंने संस्कृत को रोकने की कोशिश की। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इस समय, और ये माना जाता है कि एक विशेष सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यदि आप उनके पत्रों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे उन्होंने संस्कृत के बारे में बहुत आपत्तिजनक जो है पत्र लिखा था विदेशी लोगों को। मैकाले को भी हम गाली देते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें अगर हम गाली भी देते हैं तो कई बार वो गाली जो है वो उसके महिमा मंडन या गुणगान या प्रभु महिमा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर हम किसी को मरा मरा मरा, हम लोग जानते हैं, ये किस्सा सुने हैं कि कैसे वो मरा मरा बोलने लगा और बाद में राम राम हो गया। तो ज्यादा मैकाले को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हमको इन दोषों को अपने अंदर भी देखना चाहिए। मैकाले दोषी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम भी बहुत दोषी हैं कि हमने अपनी बहुत सारी जो ज्ञान परंपरा थी उसको भुला दिया। हमने अपनी बहुत सारी भाषाओं को विलुप्त कर दिया। जो श्रुति की परंपरा थी, वो श्रुति की परंपरा जो थी उसकी अपनी सीमाएं थी, और उस सीमा के कारण हमारे अनेकानेक ज्ञान जो हैं वो समाप्त हो गए। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इन सभी की ओर ध्यान देती है। इसीलिए आप देखेंगे उसमें संस्कृत पर विशेष बल दिया गया है, प्राकृत पे बल दिया गया है, पाली पे बल दिया गया है, क्योंकि हमारे मूल धर्म ग्रंथ सब उसी भाषा में लिखे गए और हमको वो भाषा आनी चाहिए। और जब हमको वो भाषा आएगी तो हम अपने प्राचीन मनुष्यों के ज्ञान से परिचित हो पाएंगे, और तब हमारे अंदर जो इस प्रकार का नकारात्मक भाव है कि ये पश्चिम के लोगों की देन है, उससे हम जागरूक हो जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि ये सारा का सारा देन जो है भारतीय समाज का है, भारतीय मनुष्यों के, हम उनके ऋणी हैं। और हमारी परंपरा में इस प्रकार के ऋणों का महत्व के बारे में बताया भी गया है, और यह सत्य हो जाएगा उसी समय। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको सत्य कर देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था को देखा है, और वर्तमान जो वैश्वीकरण के दौर में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। हो सकता है कि उसमें भी कुछ कमियां हो या क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो, लेकिन हमको उसकी ओर नहीं ध्यान देना है। हमको ये कोशिश करनी है कि कैसे हम अधिक से अधिक उसको क्रियान्वित कर सकें, और उसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान दौर जो है वो वर्तमान दौर एक विशेष प्रकार की मांग करता है, जिसमें स्किल की मांग है। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे एक वैश्वीकरण के कारण एक नई समस्या पैदा होगी, जहां पर एक विशेष प्रकार के स्किल युक्त लोगों की आवश्यकता हो जाएगी। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और हम अच्छी तरह से जानते हैं, समाजशास्त्र के लोग हैं, कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हम लोग रोक नहीं सकते। तो जिस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हैं उसकी बुराई करने से अच्छा है कि उसके कारण जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं या जिस प्रकार की मांग वो प्रक्रिया करती है उसके अनुरूप अपने लोगों को तैयार करें। यह सौभाग्य की बात है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत लाभकारी है भारत के लिए, लेकिन वो तभी लाभकारी होगा जब हम अनेक लोगों को उसके अनुरूप प्रशिक्षित कर देंगे। और सरकार ने इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस प्रकार के प्रावधान को किया गया है। जो स्कूली शिक्षा में जो बदलाव लाया गया है, जो 10+2 था उसको बदला गया है, आपने देखा होगा 5+3+3+4, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिसके कारण बच्चों का सही मानसिक विकास हो, बच्चों का सही बौद्धिक विकास हो, उसके लिए उसमें विशेष प्रावधान किया गया है। कोडिंग की बात उसमें की गई है। तो हम लोग चूंकि उच्च शिक्षा के लोग हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, हम उसी उच्च शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या प्रावधान। बहुत सारे प्रावधान हैं, और आपने जो विषय दिया है वो केवल एक सीमित है, वो समाजशास्त्र से संबंधित है। तो मैं उन सारे प्रावधानों की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। कैसे जो इंक्लूसिव जो है एजुकेशन है उसकी बात कही गई है, और उसके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान सरकार ने किए हैं।
मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट की बात सरकार करती है। सरकार इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों की श्रेणी बनाती है, क्योंकि जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं हमारे देश में, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे शोध कार्य हैं जिनकी कोई उपादेयता नहीं है या जिनका कोई लाभ नहीं, अनावश्यक पैसा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो अगर वो गुणवत्तापूर्ण है तब भी उसका कोई बहुत लाभ समाज के लिए नहीं है। और समाज में आप देखते होंगे कितने प्रकार की समस्याएं हैं। जब समाजशास्त्र की हम बात करते हैं, केवल अगर हम उसी बिंदु पे आ जाएं, तो ध्रुव जी आप जैसा कि जानते हैं, आप लोग मध्यांचल सोसाइटी में भी चर्चाएं करते हैं, हम लोग भी कभी कभी आपके साथ चर्चा में भाग लेते हैं, एक दूसरे की बातों से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उस संदर्भ में यदि केवल अपनी बात को मैं सीमित रखूं, यानी मेरा ये जो मतलब है, कहने का मतलब कि अगर भारतीय समाज को यदि हम देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, यदि हम ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, इसी प्रकार से औद्योगिक समाजशास्त्र या जनजातीय समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें, या जनजातीय समाज की दृष्टि से देखें, या हम महिलाओं की दृष्टि से देखें, अनुसूचित जाति की दृष्टि से देखें, अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से देखें, दिव्यांगों की दृष्टि से देखें, या विविध आपराधिक स्थिति है उसकी दृष्टि से देखें, अनेक जो कुरीतियां हैं उसको अगर लेकर के देखें, तो हम किसी चीज को भी अगर हम देखते हैं तो समाजशास्त्रीय दृष्टि उसमें आवश्यक है। और आप जानते हैं समाजशास्त्र जो है वो समाज की समझ का विज्ञान है, और समाज की समझ सबको होनी है। अगर किसी को भी समाज में ठीक ढंग से समायोजित होना है तो उसको समाज की समझ होनी बहुत जरूरी है। और आप अक्सर देखते होंगे कि हम लोग जो समाजशास्त्री हैं उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो समाज में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसको रोक देंगे। जैसे कई बार लोग कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसको नहीं कुछ कर सकते, हम लोग का वो काम नहीं है। कोई नैतिक शास्त्री हम लोग नहीं है, कोई आदर्श ऐसा विषय नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे। हम केवल ये बता सकते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम सुझाव दे सकते हैं। जब हम ये स्थिति को स्पष्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार जो है उसके अनुरूप नीतियां बना लेगी, सरकार उसके अनुरूप जो है अन्य कल्याणकारी प्रावधानों को भी बना लेगी। मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कही थी, जिसमें इसका मतलब यह है कि हमारे देश में आने वाले समय में युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन युवाओं की जनसंख्या का लाभ तब प्राप्त होगा जब हम उन युवाओं को जो मार्केट की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप बना पाए। तो अगर हम उसके अनुरूप नहीं बना पाते हैं तो वो हमारे ऊपर भार हो सकते हैं। जनसंख्या कितनी होगी ये बहुत जरूरी है, डिपेंडेंट जनसंख्या कितनी होगी इसको भी देखने की आवश्यकता है, लेकिन हमको एक दूसरा पक्ष भी है उसको भी देखना है, क्योंकि अगर समाजशास्त्री हम हैं तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और हमको व्यापक दृष्टि से उस पर विचार करना चाहिए। एक तरफ युवाओं की जनसंख्या बढ़ेगी, दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसको भी देखने की आवश्यकता है। और जब हम वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं तो हमको सब देखना है कि उसका जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो क्या बोल रहा है। जैसे अगर हम संक्षेप में बोलें, मान लीजिए उसका ट्रेंड ये बोलता है कि हमारे देश में जो युवा वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, यानी जो 60 से 69 वर्ष के हैं, जिनको बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है, जो सक्षम है अपना कार्य करने के लिए। लेकिन उसमें एक दूसरा पक्ष भी है, वो है महिलाकरण जनसंख्या का, जो वृद्ध महिलाएं हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग जिसको बोलते हैं। तो जब फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग बोलेंगे ध्रुव जी, तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये केवल ये कोई शब्द नहीं है। महिलाओं को हम देखें कि भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति, यद्यपि ये अलग बात है कि जिस प्रस्थिति की आज हम लोग ज्यादातर समाजशास्त्री चर्चा करते हैं उस तरह से हमको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो पश्चिम की दृष्टि है। जो भारतीय दृष्टि है वो महिला को एक विशेष तरह से देखती है और पश्चिम की दृष्टि एक विशेष तरह से देखती है। वहां परिवार में सब अलग अलग यूनिट है, इकाइयां हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार का कुछ नहीं है। एक सामाजिक दायित्व तो है। विवाह भी आप देखते होंगे तो विवाह में भी हमारे जो उद्देश्य हैं और जो बाकी धर्मों के उद्देश्य हैं या जो पश्चिम के देशों के उद्देश्य हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए आप एशिया में देखते होंगे परिवार और विवाह के मूल्य आज भी प्रभावी हैं और हमारी ओर देखते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे हमारे यहाँ ऐसा हो। ऐसा उनके यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि एक विशेष प्रकार की है, हमारी दृष्टि एक विशेष प्रकार की है। हमारे जो विवाह के उद्देश्य एक विशेष प्रकार के। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जनसंख्या बढ़ रही है वरिष्ठ नागरिकों की, उसमें भी महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमको ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परंपरागत रूप से देखभाल की व्यवस्था है परिवार वाली, वो टूट रही है। और केवल 11% लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कुछ लोगों को और ले लीजिए व्यापारिक क्षेत्र में हैं, उनके पास इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगभग
मेरा यह मानना है कि 30% तो साफ है जो बीपीएल से नीचे हैं, और जो थोड़े से और ऊपर हैं, मार्जिनलाइज्ड जिनको कहते हैं ग्रुप, जो थोड़े से ऊपर है, वो भी 30% के आसपास। उन 60% का क्या होगा यदि परिवार जैसी संस्था टूट जाए और वो कार्य से अवकाश ग्रहण कर ले। और हम जब कभी देख रहे हैं तो हम एक पक्षी अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को नहीं देखा जो लोग दिव्यांग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, चाहे एक विशेष उम्र के बाद दिव्यांग हो गए, तो उन लोगों की देखभाल की व्यवस्था कौन करेगा अगर परिवार टूट रहा है? और हमारे पास सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, या जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है। यद्यपि ये एक अच्छी बात है कि 2007 के बाद से सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है, और अब तो निरंतर सरकार ध्यान दे रही है। अनेक प्रावधान सरकार ने कर दिया। सरकार ये समझ गई कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता करने की आवश्यकता है। क्या समस्या है, किस वर्ग की, उसके अनुरूप सरकार ने अनेक नीतियां ला दी हैं। आयुष्मान भारत योजना आप देखते होंगे, वो सरकार ने जानबूझ के लाया है, सरकार को समझ में आ गया। और जब हम ये बात चर्चा करते हैं तो मैं एक बात अवश्य बता दूं कि मोदी जी जो हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, या जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें अधिकांश लोग बड़े समाजशास्त्री हैं, क्योंकि जब उन्होंने समाज की नब्ज को पकड़ लिया है। और आप देखिए नब्ज क्या है, एक नब्ज ये है कि विकास, तो विकास ऐसी नब्ज है जिसने बाकी जो थे सामाजिक आर्थिक जो आधार, उन सबको ध्वस्त कर दिया। यानी जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो चुनाव हो रहे थे उसको समाप्त कर दिया, विकास को मुख्य मुद्दा मान लिया। उस विकास में भी यदि आप देखिए तो जो मूल भावना है, उस मूल भावना को देखिए, कौन है? महात्मा गांधी का नाम हम लोग लेते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम लेते हैं। अब महात्मा मालवीय जी ने क्या कहा, आप देखिए मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा। आज एक नैतिकता की बहुत बड़ी समस्या है, और नैतिकता की समस्या को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। यह बहुत बड़ी समस्या है, नैतिकता की समस्या। हम कैसा चरित्र बना रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, या प्रशिक्षित करने के बाद हम ऐसे आदमी बना दे रहे हैं जो अपने देश के विरुद्ध ही बोलने लग रहे हैं? तो राष्ट्र की जो भावना है, अगर वो राष्ट्र की भावना समाप्त हो जाती है जिस शिक्षा नीति को, उसको तत्काल बदल देना चाहिए, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको बदल देगी। क्योंकि प्रारंभ से ही बच्चे का इस प्रकार से विकास किया जाएगा, इस प्रकार से उसको संस्कारित किया जाएगा कि उसमें राष्ट्र की भावना भी जागृत हो। ऐसा ना हो कि वो हमारे देश में पढ़े लिखे, खाए पिए सब कुछ, हमारे संसाधनों का उपयोग करे और हमारे देश के खिलाफ ही बात करे। क्योंकि आज जो खतरा है वो आंतरिक शत्रुओं से जितना है उतना बाह्य शत्रुओं से भी है, और बाह्य से ज्यादा खतरा आंतरिक शत्रुओं से है। तो इन आंतरिक शत्रुओं से बचने के लिए भी हमें विशेष प्रावधान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यदि आप देखेंगे, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात कही गई है, विशेषकर उसमें शोध के संदर्भ में जो बात कही गई है, और आपने समाजशास्त्र की क्या उपादेयता है या समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की। आप ये जानते हैं कि समाज में जो कुछ भी है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य के लिए है। हथियार भी बनता है तो मनुष्य के द्वारा बनता है, और मनुष्य के लिए ही बनता है। और आप अच्छी तरह से यह भी जानते होंगे, और इसके पहले भी मैंने आपके सामने चर्चा की थी, कि समाज में जो कुछ भी है हमारे अध्ययन की वस्तु है। कोई भी, हमारा चिकित्सा का समाजशास्त्र भी है, औद्योगिक समाजशास्त्र भी है, महिलाओं का समाजशास्त्र भी है, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी है। हम लोग कंप्यूटेशनल सोशियोलॉजी की ब्रांच में बढ़ गए। सोचिए, ये लेटेस्ट विधा है, हम कंप्यूटेशनल सोशियोलॉजी में भी काम करते हैं। कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है। और जो बात हम पहले कहने चाह रहा था, इसके पहले थोड़ा सा, उसमें यह बात सामने आई थी कि जो शोध कार्य हो रहे हैं, उन शोध कार्य का लाभ जो है समाज को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शोध कर रहे हैं, उसका कोई लाभ ना हो। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि हम जो शोध करें उसको समाज से जोड़ भी सकें। और सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी नीति होती है, राष्ट्रीय नीति होती है किसी के बारे में, चाहे युवाओं की नीति हो, चाहे बच्चों की नीति हो, महिलाओं की नीति हो, किसी की भी हो, कोई भी नीति, किसी भी प्रकार की नीति हो, किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजना हो, वो सारी की सारी जब सोशल साइंटिस्ट जो हैं सरकार को इनपुट प्रदान करते हैं तब वो बनाई जाती है। कल्याणकारी योजना भी तभी बनती है। हमारे जो अध्ययन है, तो हम अगर प्रामाणिक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को लाभ होगा। और जब सरकार जब उसके इनपुट के आधार पर जब योजना बनाएगी तो जो लोग प्रभावित हैं उससे उनको लाभ होगा। नहीं तो आप देखिए, देश में गरीबी हटाओ कब से सुन रहे हैं। मैं तो खुद 64 साल का हो गया, 64 साल से तो मैं खुद सुन रहा हूं, और आपको आश्चर्य होगा देश में 40 से अधिक योजनाएं जो हैं गरीबी हटाओ की चलती। लेकिन क्या गरीबी की क्या स्थिति है, आप उसको देखिए।
सरकार ने इसीलिए विशेष जोर दिया है। और समाजशास्त्र जो है अनेक जीवन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग हस्तक्षेप ये करें कि हम स्मार्ट सिटी पे एम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं जो बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उसका क्या होगा, उसके लिए क्या किया जाए। हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के ग्रामीण गणराज्य को कैसे पुष्पित और पल्लवित किया जाए, उसके लिए हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि ये नहीं है कि एकदम नहीं कर रहे हैं। अब सरकार ने उस पर भी ध्यान देना शुरू किया है और आपने देखा होगा कि बहुत प्रोत्साहित कर रही है सरकार। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय महाविद्यालय का जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडस्ट्रीज की, वैसे ही प्रत्येक शिक्षण संस्थान की भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसको हम CSR नहीं तो कोई और शब्द दें। इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आसपास के क्षेत्रों की जो अज्ञानता है या जो अनेक कुरीतियां हैं या जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए हमारे देश में तो मेरा यह मानना है कि उसको एक गति प्राप्त होगी और सरकार जो है अनेक जो हस्तक्षेप कर रही है वो हस्तक्षेप से रुकेगी। हस्तक्षेप का मतलब यह है कि सरकार को जो उसमें इंटरवेंशन करना पड़ता है या सरकार को जो उसमें लागत लगानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, उससे रुक जाएगी। समाजशास्त्र जो है जीवन के अनेक क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनको उद्घाटित करके ये सरकार को बता सकता है कि कैसे पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। और ये पारदर्शिता हाल ही के वर्षों में आप देख रहे होंगे अनेक क्षेत्रों में आई है। पहले क्या है, जो बेनिफिशरीज हुआ करते थे उनकी आइडेंटिफिकेशन की बहुत बड़ी समस्या थी। उनको जो लाभ मिलता था वो लाभ जो है जो जाता था, जिसका एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि बहुत कम पैसा बचता है नीचे पहुंचते पहुंचते, यानी दलाल सब लिखा जाते हैं। तो दलाली से मुक्त होने के लिए सरकार ने पारदर्शिता की व्यवस्था लाई। आपने देखा होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सामने आया है। उस राइट टू इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे लाभ भी हैं हमारे देश में। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बहुत बड़ी समस्या जो हुई, उस बहुत बड़ी समस्या का कारण कुछ तो नीतिगत दोष रहा, कुछ जो है जो प्रायोरिटी एरियाज था उसको समझ न पाने की भूल थी, और कुछ जो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी इतने कुछ होने के बाद भी अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को सरकार पकड़ भी रही है और ऐसे प्रावधान भी बना दिए है कि भ्रष्टाचार न होने पाए। लेकिन आप जानते हैं कि जो चोर होता है वो ज़्यादा सजग होता है, तो वो उस के विकल्प को खोज लेता है। आप कुछ भी कीजिए वो विकल्प को खोज लेते हैं और उस विकल्प के आधार पर एक नए तरह से जो है भ्रष्टाचार को करना शुरू कर देते हैं। तो हम जब अगर शोध कार्य करते हैं और इस शोध कार्य में इस प्रकार की बातों को उठाते हैं तो ऐसा है ध्रुव जी, मेरा यह मानना है कि हम समाज में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम लोग में से बहुत सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि समाजशास्त्र या सोशल साइंसेज जो है उसकी कोई उपादेयता नहीं। वास्तविकता यह है कि जीवन का वही सत्य है, वही ऐसे विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना ने यह सिद्ध कर दिया, कहा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास। और कोरोना ने क्या किया आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना काल में लोगों में बहुत सारी इस प्रकार की जागरूकता आई है। उनको ये समझ में आया कि परिवार का कितना महत्व है। उनको ये समझ में आया कि अपने बंधु बांधव मित्र जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। उनको अपनी भारतीय संस्कृति की याद आ गई कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए था, किस प्रकार से हमको व्यवहार करना चाहिए था, किस प्रकार से हमारा खान पान होना चाहिए था, हमारी जो योग की व्यवस्था थी वो कितनी प्रामाणिक थी और उसका कितना लाभ था। और आपने देखा होगा अधिकांश लोग उसका उपयोग करके उस प्रकार के खान पान, उस प्रकार के जीवन के व्यवहार, आचार व्यवहार को अपना करके कोरोना से सुरक्षित रहे। आने वाला समय जो है ये जैविक युद्ध का काल है। और अब जो है इस तरह के युद्ध नहीं हुआ करेंगे, वो वहाँ हुआ करेंगे जो सभ्यताएं जंगली या कबीलाई प्रकार की हैं। लेकिन आधुनिक जो युद्ध होंगे वो ज़्यादातर जो हैं इसी प्रकार के जैविक युद्ध हुआ करेंगे। उन जैविक युद्धों से आप तभी बच पाएंगे जब भारतीय जो जीवन के जो मूल्य हैं, भारतीय जीवन के जो आचार व्यवहार, खान पान के तरीके हैं उनको अपनाएंगे। तो समाजशास्त्र जो है इन सभी चीज़ों को उद्घाटित करता है। हम लोग भोजन के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। हम लोग जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कार्य नहीं करते हो, यानी पूरी की पूरी समाज की समझ को हम पैदा करते हैं। तो यह समझ दूसरे लोगों को हमको पहुंचानी है और एकदम प्रामाणिक रूप से पहुंचानी है। ऐसी भी ना हम पहुंचाएं कि जो गलत हो। इसीलिए हमने जो एम्फेसिस दिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य हो, ऐसा शोध कार्य हो जिससे समाज को लाभ हो। तो
तो हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार के प्रावधान हैं, इस प्रकार से उसके करिकुलम को बदला जा रहा है कि जो गलत इतिहास हम पढ़ रहे थे वो सारा गलत इतिहास परिवर्तित किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस वेबिनार में आपने सुना होगा, मैंने उसमें बताया था कि कैसे हम लोग जनजाति जो नेता थे उनको हमने उपेक्षित कर दिया। हमने ये कह दिया कि वो अलग थलग रहते थे, वो भारतीय समाज की मुख्य धारा में नहीं थे। लेकिन अनेक ऐसे जनजातीय नेताओं का मैंने आपके सामने उल्लेख किया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1780 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो भारतीय समाज के वो मुख्य अंग हैं। ये हमने तभी किया जब इस हुए। तो समाज शास्त्र के बारे में जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं तो मैंने आपको इस संक्षिप्त समय में बताने की कोशिश की। सर, एक चीज़ और पूछना थी आपसे। आपने काफ़ी कुछ बताया। एक तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी कि मार्केट ग्लोबलाइजेशन जो है पूरा मार्केट पे है, तो मार्केट की मांग के अनुरूप हमको युवाओं को डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। एक समाजशास्त्र में सामान्यतः हम पढ़ते हैं, अगस्त कॉन को पढ़ते हैं, दुर्खिम को पढ़ते हैं, वेबर को, परेटो को, हैबरमास को, इन सभी ये सारे पाश्चात्य हैं। क्या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपन दो पेपर बना सकते हैं, एक पश्चिमी विचारकों का, एक भारतीय विचारकों का, जिसमें आप श्यामजी वर्मा जो गुजरात के, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, शरद चंद्र राय जी हैं, इनको ला सकते हैं। प्रेमचंद का भी कहीं ना कहीं समाज के साथ ही है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानियां हैं। हेगड़ेवार का सामाजिक समरसता का सिद्धांत है। अंबेडकर जी का भी सामाजिक न्याय की अवधारणा है, पर हेगड़ेवार की सामाजिक समरसता की बात है। दयानंद सरस्वती का है जो कुरीतियों की विरोध की बात करते हैं। विवेकानंद का अपना एक अलग आइडियोलॉजी थी, विवेकानंद की बात है। और ज्योतिबा फुले ने जो महिलाओं के शिक्षा के लिए बात की है। तो इन सारे जो विचारक हैं इनको भारतीय समाजशास्त्री के परिप्रेक्ष्य में क्या हम अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए रख सकते हैं? देखिए ध्रुव जी, चाहिए कि नहीं? जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, कई विश्वविद्यालय जो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हैं, देश के टॉप श्रेणी के विश्वविद्यालय हैं, उनमें इस प्रकार का प्रावधान है। हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग इसको पढ़ाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ भारतीय जो नहीं है, मैं इसलिए हाँ, नहीं आप, मैं जिस विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज में हूँ, मैंने उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। आप यदि यहाँ चले जाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्राचीन भारत, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे भी आगे के विचारक। आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हम उनको नया मानते हैं। अंबेडकर तो करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जितने पुराने विचारक हैं उन सभी को उसके अंतर्गत रखा गया है और उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। जो नए विचारक हैं, हमको उनको भी, पश्चिम के विचारकों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि हमें वैश्विक हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वैश्विक स्तर पे है, तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम उनके विचारों को अपने देश के संदर्भ में लागू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो मूल विचारक थे उन्होंने किन बातों को कहा। और आप सभी को देख लीजिए, सभी ने बहुत प्रारंभिक बात कही, जो मैंने मोदी जी का उल्लेख कर दिया आपके सामने। ये मत सोचिए कि किसी पॉलिटिकल कारण से मैंने किया, मैंने उसका उल्लेख जानबूझ के इसलिए किया। देखिए, महात्मा गांधी ने स्वच्छता की बात कही थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार की बात कही थी, वो सारी की सारी बातों को वर्तमान सरकार ने पकड़ लिया। और आप देखिए कि हमारे देश की छवि कैसे खराब होती है। पश्चिम के देशों में हमारी क्या छवि थी, आज हमारे देश की क्या छवि है। पहले सब लोग सोचते थे ऐसे ही छोटे गंदगी करते हैं लोग, कहीं भी जो है यूरिनेट कर देते हैं। इस समय देखिए लोगों में कितनी जागरूकता आ गई है। एक आदमी कहीं कुछ जाने के पहले सोचता है, 10 बार सोचता है, कूड़ा फेंकने के पहले भी सोच रहा है। ये बहुत आवश्यकता है। ये केवल इसलिए नहीं है कि हमारे आचार व्यवहार की दृष्टि से स्वच्छता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बीमारियों की जड़ जो है, इसी प्रकार से जो मूल चीजें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूल चीजें हैं, उन सभी मूल बातों को धीरे धीरे पकड़ा गया। जैसे मान लीजिए एक बात है कि हमने उज्ज्वला योजना लाई, ठीक है, हम गैस रसोई की दे रहे हैं। रसोई का गैस देना एक इशू नहीं है, उससे बहुत सारे इशू जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हैं उसको देखिए कि हमने एक महिला को गैस दी, ठीक है, वो महिला उस गैस से खाना पकाती है। उसके पहले क्या करती थी, जो ईंधन लाने का काम है उस महिला, उनकी बच्चियों का था, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती थी। बच्चियां जंगलों में जाती थी, जंगलों से आती थी, अनेक प्रकार की हिंसा और बलात्कार का शिकार हो जाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। महिला की आंख खराब हो जाती थी, रोशनी खराब हो जाती थी, खाना समय पर नहीं मिल पाता था, परिवार में जो है झगड़े हो जाया करते थे इसी बात को लेकर के। ऐसे करके जो हमारे जंगल काट दिए जाते थे, ईंधन के लिए लकड़ी कहां से आएगी, जंगल काट रहे हैं, लकड़ियां को काट रहे हैं, तो हमने जंगल भी बचा दिया। उसके कारण हमने उसके कारण जो है महिलाओं को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, हमने महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया, क्योंकि जल्दी खाना बन जाएगा, महिला को पर्याप्त समय मिल जाएगा, ठीक है, उसके आदमी जो है वो काम पे जा पाएगा, खाना लेके जा पाएगा, भूखा नहीं रहेगा। और
स्वास्थ्य जो है उसका वो भी अच्छा रहेगा, भोजन भी जो है, बर्तन जो है वो भी, उसके बर्तन जो हैं वो ज़्यादा खराब नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक योजना से जुड़ी हुई हुआ करती हैं। तो हमको उस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है कि हम एक क्षेत्र में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। हमने शौचालय बना दिए, आप देखिए, इज्जत घर उसका नाम दिया। इज्जत घर क्यों दिया गया? उसी से इज्जत, और वही जो अपराध का सबसे बड़ा कारण भी था। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाया करती थी उसके कारण। उसको हमको और भी पुष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार के अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलती हैं और योजनाओं में क्लैश हो जाता है। तो जब योजना में क्लैश होता है तो एक योजना का लाभ लिया, दूसरे का लाभ लेने के लिए उसको पूरा का पूरा समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में कुछ उसने कह दिया कि हम आपको ये तभी देंगे जब आपके घर में शौचालय न हो, आपके घर में इस प्रकार की व्यवस्था न हो, तो लोग जो है वो सब चीज़ों को हटा देते हैं, तोड़ ताड़ कर देते हैं, सब हटा दिया जिससे कि हम उस योजना के लिए पात्र बन जाएं। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान जो है उन लोगों को नहीं होता जो पढ़े लिखे नहीं होते। ये अलग बात है कि हमारे देश में यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम, अधिकार के बारे में नहीं मालूम है। ठीक है, कुछ लोगों को मालूम है तो वो केवल अधिकार जानते हैं, दायित्व तो नहीं जानते। हमारा अपना दायित्व एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार का प्रावधान है कि आदमी सब समझे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, अपने अधिकारों को समझे, अपने दायित्वों को भी समझे, और समाज की क्या उससे अपेक्षा है उसको वो समझे। तो यदि इस प्रकार का होता है तो मुझको लगता है कि समाज जो है, और आने वाले समय में हमको जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना है। और आप जानते हैं, आप लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, कई शासन जो है लगे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें लगी हुई है, मध्य प्रदेश में भी मैंने अभी भाषण दिया था हाल ही में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समाजशास्त्र की कैसे जोड़ा जाए। वो एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जो शैक्षिक शिक्षण वो है मंडल है, उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और मुझको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे ही इम्प्लीमेंट होगी पूरी तरह से, बहुत सारे परिवर्तन समाज में आ जाएंगे, और जो भारत जो विश्व गुरु की दौड़ में था वो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। एक समय में था, एक समय ऐसा आया कि हम लोग हीन भावना के शिकार हो गए, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उन सारे कारणों पर अब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है। समाज की जो मांग है उस मांग की कल्पना हम लोगों के पुराने जो लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, सबने की थी, और अब हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये थे प्रोफेसर अरविंद ज्योति जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समाजशास्त्र में सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे सारी बात की। मैंने जिन समाजशास्त्रियों की चर्चा की, भारतीयों की, वो कई जगह आपने बताया कि लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी आगे होगा। आपने योग का समाजशास्त्र, स्वच्छता का समाजशास्त्र, और उसके साथ साथ कंप्यूटराइजेशन पे बात की, कंप्यूटेशनल सोशलाइजी, वो भी एक नया विषय जोड़ा गया है। और ये संचार आज सबसे महत्वपूर्ण विधा है, और उसी के लेकिन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सारे परिप्रेक्ष्य दिए जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं है, वो कहाँ का भारत की देन है, जीरो भारत की देन है। ऐसे कई जो हैं जो हमारे इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा था, लेकिन नई नई चीज़ें आई। अभी तक हम ये मानते थे कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की, जबकि आपने बताया कि एक गुजराती व्यापारी का जहाज़ बहुत ही उन्नत और काफ़ी विकसित जहाज़ था, वो वास्को डिगामा को लाया। वास्को डिगामा ने अपनी बायोग्राफी में उसका उल्लेख किया है, जो कि हमको नहीं पढ़ाया गया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी भ्रांतियों को निराकरण करेगी और बताएगी कि कौन भारत कहाँ था, और भारत में ही सारी देन है, भारत में ही सारी ज्ञान की ईमानदारी में। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, और उसका भी उल्लेख है बीएचयू में अपने आप में, कि बीएचयू एक छोटे से मदन मोहन मालवीय जी का सपना था, लेकिन आज बीएचयू विश्व की जानी पहचानी एक संस्था के रूप में अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। बीएचयू से जो भी बात निकलती है वो पूरे देश विदेश में लागू होती है। मैं अत्यंत आभारी हूँ मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से प्रोफेसर अरविंद ज्योति जी का, कि उन्होंने काफ़ी शॉर्ट पीरियड में अपना ये व्याख्यान हमको दिया। हम अत्यंत आभारी हैं, और हम हमेशा चाहेंगे कि इसमें जब जब हमको मौका मिलेगा हम आपके संपर्क रहेंगे और आपकी सेवा लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।